नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और यह आज का जो सेशन होगा अब तक की सभी से पर आधारित जो संभावित सवाल हैं, जो पैटर्न सवाल हैं, उस पे रिलेटेड होगा, उससे रिलेवेंट होगा। हम लोग एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को और बिल्ड करेंगे और बेहतर बनाएंगे और इन सवालों का उपयोग में भी आपको परीक्षा हाल में देखने को मिल जाए और इसका भरोसा मुझे है पूरी तरह से और इसकी संभावना आप बना करके आगे की प्रिपरेशन में इसको शामिल कर सकते हैं। सेशन को एक बार अच्छे से शेयर और लाइक कर दें और अपने फीडबैक जरूर दें, कमेंट्स जरूर प्रेजेंट करें। सवालों को हल करते समय अपना एक्शन, अपना रिएक्शन जरूर देते रहें, जिससे कि एक कनेक्टिविटी फील हो। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहे, जिससे कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी कनेक्टिविटी, सारे पीडीएफ, सारे वीडियो लिंक आपको मिलते रहें। मैं आपको लेकर चलता हूं आज के सेशन के पहले सवाल पर। पहला सवाल सिंपल एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में आपको एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल देखने को मिल रहा है। भिन्न का दिख रहा है, दशमलव का दिख रहा है, जैसे आपको कहा जाए कि 2/3 है, 4/9 है और 5/6 है। हमसे क्या पूछा है इसका बताओ, इसका एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा। जब भी कभी फ्रैक्शन का अर्थात भिन्नों का लासा मासा करना हो तो लासा अगर करना है तो आपको क्या करना चाहिए, अंशों का लासा करना चाहिए। मतलब अगर आपको एलसीएम पता करना है तो आपको लिखना है 2, 4 और 5 का एलसीएम, हमें इसका लासा निकालना है। और नीचे चलिए नीचे आइए, लिखिए 3, 6 और 9। 3, 6 या 9 मतलब सीक्वेंस वही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। 3, 9, 6 लिख दिया हमने। हमें इसका क्या करना है, मासा करना है। तो लासा वह सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, लेकिन वह किसी से छोटी नहीं होती, वह सबसे बड़ी होती है या उससे भी बड़ी होती है। तो 5 जो है सबसे तो कटेगा नहीं, लेकिन 5 के अगर मैं 20 कर दूंगा तो सबसे कट जाएगा तो ऊपर 20 हो जाएगा। मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती जो प्रत्येक को काट दे, लेकिन वह किसी से बड़ी नहीं होती, तो सबसे छोटे के पास गए, अगर सबसे छोटे ने उस प्रत्येक को काट दिया तो वही आपका मासा हो गया। अब इनका कॉम्बिनेशन जो बनेगा वही आपका एलसीएम कहलाएगा। 20/3 इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग इस सवाल के आंसर का सही मान देख सकते हैं, उतार सकते हैं। कंफर्म भी करते चले कि आपको यह सवाल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थ्योरेटिकल सवाल के ऊपर जो है कई बार डिस्कशन हुआ, आप लोग भी परेशान हो और ये सवाल जल्दी कोई बता नहीं पाता है। जब एग्जाम हॉल में आप लोग जाते हो एग्जाम देने तो उस समय क्लियर नहीं कर पाते हो। जैसे आप सवाल देखो क्या हो रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की कोई एक संख्या है। 2 अंक की संख्या आप समझो कि 10 से लेकर 99 तक होती है, सभी की सभी 2 अंक की संख्या। एक अंक इकाई होता है, एक अंक दहाई होता है। अगर हम इससे नंबर बनाएं तो यह हो जाएगा 10x + y। मतलब इकाई y है और दहाई को हमने मतलब 10 से गुणा किया और y से अर्थात इकाई से ऐड कर दिया। किसी नंबर को उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 63 उठा लिया तो 63 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 इंटू दहाई का अंक कितना है 6 और इकाई का अंक कितना है 3। 10 छंगे 6, 3 63 होता है, 60 3 63 होता है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुने से 1 कम है। जो इकाई है वो दहाई के स्थान पर अंक के दुगुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दे, जैसे 63 है इसको 36 बना दे, समझ रहे ना, बदल दिया तो परिवर्तन होता है, संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। तो लिखा है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दे तो जो नई और मूल संख्या के बीच का, मतलब जो नई संख्या प्राप्त हो रही है और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है वो आपका 20, मतलब यहां पर लिखा जो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। वर्डिंग को थोड़ा इधर उधर कंफ्यूज किया गया है। मूल संख्या क्या है आपसे पूछा गया है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम इस पर थ्योरेटिकल, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थ्योरेटिकली करते थे, 2 स्टेटमेंट बनाते थे या क्वाड्रेटिक यूज करते थे, हल करते थे, यहाँ पर सिंपल आपको ऑप्शन का उपयोग करना सबसे बेहतर लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको मूल संख्या के रूप में 59 दे दूं और पहली कंडीशन को मैच कराने लगू, भाई ये आप सबको पता है इकाई है और इस सबको पता है दहाई है। पहला स्टेटमेंट कहता है, लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान के अंक के दुगुने से 1 कम है। अगर आप इसका इकाई लीजिए 9 है, दहाई का डबल करिए, डबल का मतलब गुणे 2 करिए, 10 आएगा, 10 से 1 कम है, एकदम श्योर है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए इतना हो गया। अब अगर हम इसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, संख्या कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। इनका जो अंतर है, इनका अंतर अगर आप देखो कितना है बताइए, 9, यहां से 15 से 9 6 होता है और यहां पर कितना हो जाएगा, 8 से 5 3 36 हो जाएगा। इसने कहा जो इसका अंतर है मूल संख्या से 20 कम है, मूल संख्या 59 से 20 कम नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। सही है। हम चलते हैं 23 पर। 23 की बात अगर हमने किया तो 23 भी अगर आप देखोगे तो 2 दूना 4 में से 1 घट करके 3 होता है। अंकों को बदल दें, अब बदल दिया तो यहाँ पर 32 होगा। इन दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं तो 9 ही है।
अब आपसे जैसे इसने कहा है कि जो अंतर है मूल संख्या से 20 कम है, तो ये भी बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। अब अगर 35 लिया तो यहां पर भी देखिए 3 दूना 6, 6 में से पहली स्टेटमेंट पहली कंडीशन को सब मैच कर रहे हैं। अब अगर हमने देखिए कि यहाँ पर डबल किया, डबल से 1 घटाया तो 5 आया। अब सवाल कहता है अगर अंकों को परस्पर बदल दे, देखिए बदल दिया, बदल करके अंतर निकाला 2 आया, यहाँ पर 13 से 5 8 आया, ठीक है, और 13 से 5 4 से 3 1 18 हो गया। मूल संख्या में से 20 कम करने के 18 होगा, नहीं गलत है, ये भी आपका नहीं सेट होगा। अब बचा लास्ट ले दे करके 47, तो 47 को देखा तो ये भी वही सेम परिस्थिति है, डबल करिए, 4 दूना 8 में से 1 घटाइए 7 होता है। अब मेन चीज यहाँ पर अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 74 आएगा। अब 74 7 से 4 3 होता है, दिख पा रहा है आपको, और यहाँ पर कितना, सॉरी 14 से 7 कितना होता है, 14 से 7 7 होता है, और 4 से 6 से 4 2 होता है। अब आप इसमें से 20 घटा दीजिए, देखिए 27 आ रहा है कि नहीं। जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है, तो एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन आपका 47 होगा, डी ऑप्शन आप लोग का। इसके लिए कोई मेथड मत लगाइए, इसमें ऑप्शन को ही वेरीफाई करिए। देखिए दरअसल हम इसलिए सारे ऑप्शन को करते गए कि पहला स्टेटमेंट सारे ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, तो पहले स्टेटमेंट से कोई कम है ही नहीं, कोई गलत है ही नहीं हो सकता है, तो इस हिसाब से आपको इसको सेट करना होगा। थ्योरेटिकल इस तरह के सवालों पर आपका ध्यान होना चाहिए। अगले सवाल पर आइए। देखिए हमारे पास अलजेब्रा के सवाल, सरलीकरण के सवाल खूब सारे परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। ए बराबर देखो क्या दिया है, √6 प्लस √5, ठीक है, और बी बराबर क्या दिया है, √6 माइनस √5। इस प्रकार से हमसे क्या बोला है, सवाल पढ़िए, लिखा है 2a वर्ग माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, 2a वर्ग माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर है, का मान अपने को बताना है। आइए ट्राई करते हैं, समझते देखिए क्या क्या स्थिति हो सकती है। सबसे पहले देखो, अगर आप चाहो तो एक काम कर लो, इन दोनों को ऐसे ले लीजिए साथ में, जैसे हम इन दोनों को ले लेते 2 ले लेते हैं ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर करिए इन दोनों को लेकर के। अगर मैंने यहाँ पर लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा पता है, √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, प्लस लिखिए यहाँ पर √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसकी कंडीशन समझो, यह a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हो जाता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 6, √6 का वर्ग करेंगे तो 6 ही आएगा, और 5 का करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 5 11 दूना कितना हो जाएगा 22। ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया 22। इसका मान तो चलो ठीक है, यहां से यहां तक 22, लेकिन 22 के साथ 2 का गुणा होगा तो यह मान कितना हो जाएगा पता है, 44 हो जाएगा। अब आते हैं 5ab की तरफ, मतलब ab के लिए भी आपको इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो a इंटू बी होगा, मतलब a प्लस बी, मतलब अगर ऐसे सोचो ab का मान कितना होगा, √6 प्लस √5, ठीक है, √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5 हुआ ना, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर 6 ही होगा, और 5 का स्क्वायर 5 ही होगा, तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 का गुणा जब 5 से होगा तो 5 होगा, तो -5 करिए, तो 39 5 44 होता है, तो इसका राइट सोल्यूशन 39 होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए करेक्ट आंसर बच जाएगा, तो तीसरा आपका डन होता है। चौथे पर आ जाइए, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बता दूं, बताना है आपको, हमको सबको बताना है। आइए ट्राई करते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे पूछ रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे 13 का क्यूब। अब आपको बता दूं कि औसत क्या होता है, सबको जानकारी है, औसत जो होता है योग बटा संख्या। दरअसल औसत के सवाल आ रहे हैं, लेकिन इस नंबर वाले सवाल को फेस करने को मिल रहा है अभ्यर्थियों को, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों योग लीजिए, चाहे तो आप योग कर लीजिए, उससे औसत भी कनेक्ट हो जाएगा। इसका नियम होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है पता है, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इसका आप वर्ग कर दो, जैसे ही वर्ग करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बोले कितना 4, ये तो योग है। योग को अगर हम संख्या से भाग कर दें, संख्या मतलब n से भाग कर दें, तो ये खत्म हो जाएगा एक पावर, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यही है एवरेज। आज से याद रखिएगा, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपसे पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आपका 4 हो गया। ये संख्या कितनी है 13, तो मैंने लिखा 13 गुणे 13 में एक जोड़ा तो 14, 14 का वर्ग हो गया, 14 गुणे 14 बटे कितना है 4, 2 दूना 4 है, 2 सते 14 है, 2 सते 14 है,
7 सते 49 है, 49 गुणे 13 है, ठीक है। 13 9 117 है, 17 मतलब कैरी 11, 13 चौके 52, 52 11 कितना होता है बताएं, 63 होता है। 637 इसका राइट सोल्यूशन होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, घनों का, ठीक है, मतलब और ऐसे नॉर्मली आप घन तो लिखिए या वर्ग देख लिया और नॉर्मल संख्या का जानते ही हैं, ये जरूर आप लोग तैयार करिएगा, तो इस तरह का सवाल आपको फेस करने को मिल सकता है। आइए देखिए हम लोग पांचवें सवाल पर चलते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए रिलेशंस का और एक दूसरे के साथ संबंधों का अनुपात का एक बहुत ही शानदार सवाल है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। नेहा संबंधित है टीना से। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना संबंधित है मीना का, इन तीनों से मतलब इन चारों का कोई आपस में रिलेशन नहीं, लेकिन लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है। अब यहाँ जो दो लोग हैं लीना और टीना, टीना उससे संबंधित है, लीना इससे संबंधित, इसलिए सबके बीच का आपस रिलेशन बन जाएगा। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सीक्वेंस सेट करना होगा। फाइनली सवाल ने जो संबंध बनवाया है वो नेहा का मीना के साथ, देखिए लिखा होगा नेहा का वजन मीना से x% है, का x% है, तो x का मान बताना है। सबसे पहले मैंने नेहा लिखा, फिर मैंने टीना लिखा, फिर मैंने टीना लिखा। अब इसके बाद समझ करके करिए, यहां पर फिर मैंने लीना लिखा, क्योंकि टीना का लीना के साथ था, टीना के साथ लीना का था। फिर इसके बाद देखो क्या है, मीना है, फिर मीना, देखो हम लोग लिखेंगे भाई लीना का किसके साथ है, मीना के साथ है। तो इस प्रकार से यहां पर चारों की चारों संबंधित हो गई, करेक्ट है। अब इनको थोड़ा सा रिलेट करिए जैसे जैसे कहा है उस वर्डिंग के हिसाब से। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140%, 140 का मतलब क्या होता है, 7/5। कैसे, 140/100 करिए, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, करेक्ट है। तो यह 5 होगा और ये कितना होगा, 7 होगा, या 5 होगा या 7 होगा। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लेकिन उससे पहले इस लाइन को देखिए, लीना का वजन टीना के वजन का डबल है, तो लीना डबल है तो ये 2 होगा और 1 होगा। और फाइनली मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, तो मीना जो है लीना की 90% है, तो 90% भी 9/10 होता है। इसका मतलब मीना 90 है और लीना आपकी 10 है। अब इस हिसाब से अगर हम इन सभी को आपस में संबंधित करें तो संबंध देखिए कैसे बनता है, 7 है 5 है 5 है 5 है, 1 है 2 है 2 है 1 है, और 9 है 10 है 10 है 10 है। अब इससे थोड़ा सा जैसे सरल करने की कंडीशन में जाओ तो सरल करके ही तब, या तो सब मल्टीप्लाई साथ साथ कर दो तब भी सेट हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अगर करना चाहो तो आप ऐसे कर दो, ये 70 है, ठीक है, ये आपका 50 है, कोई बहुत टफ थोड़ी हो जाएगा, 10 दूना 20 पंचे 100 है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 पंचे 90 है। अब हमसे किसके किसके संबंध की बात कर रहा है कि नेहा जो है वो मीना की कितने परसेंट है, यही तो बोल रहा है। थोड़ा आसान करने के लिए आप इसको 0 खत्म कर दीजिए, 7 है गुणे 100 है बटे आप 9 कर दीजिए, 700 है बटे आप 9 करिए, 9 सते 63 है, फिर 9 सते 63, 77 से ही 7/9% होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। बढ़िया सवाल था, इसको मिलाइएगा, एकदम सही कर लीजिए। इससे इस तरह के सवाल को एकदम शामिल कर लीजिए अपनी तैयारियों में। थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस सेट करना ही मुख्य था, और जैसे मतलब आप अगर समझ पाए हैं तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में ₹12 की कमी होने से जब उसका विक्रय मूल्य 12 घटता है तो उसका 5% संभावित लाभ 2.5% की हानि में बदल जाता है। मतलब आपने विक्रय मूल्य में 12 की कमी की और आपने सोचा था कि मुझे 5% का लाभ होगा, अब ये तुरंत लाभ की बजाय हानि हो जाएगी, और कितने की, 2.5% की हानि हो जाएगी। अब यहां से हमसे पूछा है कि उस वस्तु की लागत मूल्य क्या थी। लागत मूल्य हमेशा वस्तु की 100% होती है। यहां से इस विक्रय से इस विक्रय का जो डिफरेंस है परसेंटेज के आधार पर 7.5% है, ठीक है, कितना है बताएं, 7.5% है, 7.5% है। और यह 7.5% किसके बराबर है, 12 के बराबर है, क्योंकि अंतर तो 12 का आया था। हमको 100% अर्थात लागत मूल्य निकालना है। आप लागत मूल्य देखिए कैलकुलेट करिए कैसे निकल सकता है, आप समझिए जी, परसेंट से खत्म हुआ, दशमलव हटाएं, ठीक है, एक 0 यहां बढ़ा सकते हैं, 25 से यहाँ 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, 3 से काटा 40 होता है, 40 गुणे 4 कर दिया 160 होता है, 160 इसका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप लोग छठवें सवाल का करेक्ट आंसर नोट कर लें, ठीक है, 160 करेक्ट आंसर इस सवाल का बन रहा है। प्लीज लिखिए सभी लोग। समीकरण देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको आप लोग ट्राई जरूर करिए। क्या कह सकते हैं इसमें, यहां पर लिखा है 3x, इस तरह के लीनियर इक्वेशंस आ रहे हैं, 3x - 5y बराबर 19 है, ठीक है। अगला दिया है 3y - 7x + 1, तो मतलब हम लिखेंगे -7x + 3y बराबर आपका 0।
या सॉरी -1 हो जाएगा क्योंकि 1 उधर जाएगा। कह रहा है इन ग्राफों को एक प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब वह मान, वह बिंदु जो दोनों को संतुष्ट करे, वो पी अल्फा और बीटा है। तो हमसे कह रहा 3 अल्फा माइनस बीटा, अर्थात आपको एक्स वाई का मान निकालना है। वही एक्स का मान अल्फा होगा, वाई का मान बीटा होगा। इसको सेम कैसे किया जाएगा, सेम करके एलिमिनेट करना है। इसको आप 7 से गुणा करो और इसको आप किससे करो, 3 से गुणा करो। ठीक है, 7 त्रिक 21 एक्स हो जाएगा, -7 बचे 35 वाई हो जाएगा, 19 सत्ते कितना होता है 133 हो जाएगा। -21 एक्स कर दीजिए, +3 तिया 9 वाई कर दीजिए, बराबर -3 कर दीजिए। साल कर डालिए, इससे खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा पता है, 26 9 35, -26 वाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका 130 हो जाएगा। तो वाई का मान -5 हो जाएगा जब आप इसको रखेंगे इसमें। तो वाई का मान ही बीटा है, अल्फा और बीटा हम दो पार्ट में ले रहे हैं। वाई का मान किसी समीकरण में पुट कर दो, जैसे इसमें कर देते हैं। तो -7x प्लस 3 गुणे वाई मतलब -15 हो जाएगा ना, 3 गुणे वाई करने पर, बराबर आपका -1 है। कुल मिला के -7x -15 बराबर -1 कर दें। तो -7x बराबर अगर ये उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो x का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान 2 आ चुका है, y का मान -5 आया, एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। -7x -15 बराबर -1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, +14 होगा। ये सब ध्यान रखने की जरूरत है, माइनस आएगा, मुझे ऐसा लगा कहीं मिस्टेक है। अब आपसे जो पूछा है 3 अल्फा, तो अल्फा की जगह x रखो, -2 कर दो, और बीटा की जगह -5 हो जाएगा। तो हो जाएगा -6 + 5। तो रिजल्ट में आपको -1 प्राप्त हो जाएगा, जो आपको राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन 7वें सवाल का करेक्ट है, प्लीज नोट करें। 8वें पर आइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्षों में डबल होती है, जरूर गुना पूछ रहा है। अपने से 8 गुना ब्याज की दर से, अपने से 8 गुना उसी ब्याज की दर से निम्न समय में होगी। ऐसे सवाल के लिए आपको गुना लिखना है और समय लिखना है। अभी तक यहाँ कहा है कि 2 गुना होती थी 4 वर्षों में, 8 गुना बनाना है, कितना समय लग जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करने का पैटर्न समझो। इस 8 को आप किसी भी हालत में इसी बेस पर रखना, जो पहले का गुना था 2, उसी के ऊपर क्या पावर लगा दो कि 8 हो जाए 3, 3 चौके 12, 12 वर्ष लगेगा इसको 8 गुना होने में। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। एकदम क्लियर करिए। 9वें सवाल पर आइए। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन, मतलब जब टैंक थे, अभी युद्ध देखिए तमाम चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, और प्लेन, टैंक और प्लेन में जो अनुपात था 5:3 थे, मतलब 5 तो टैंक था और 3 प्लेन था। युद्ध के दौरान 100 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, मतलब जब लड़ाई हुई तो लड़ाई में क्षति नुकसान होती है। कह रहा 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, खत्म हो गए। तो कहता है जिससे कि अब जो रेशियो बनता है इनका, वह रेशियो आपका 2:1 हो गया। अब सवाल हमसे क्या पूछा है बताइए, युद्ध के बाद टैंक की संख्या, मतलब अभी टैंक की संख्या क्या हो गई। इसको हम ट्रेडिशनल भी हल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी, देखिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे भी हल किया जा सकता है। ट्रेडिशनल कैसे हल कर सकते थे, जैसे अभी एक समीकरण वाला किया था, 5x टैंक है जिसमें से 1000 निकल गया, ठीक है, 3x प्लेन थे जिसमें से 800 निकल गया, यह रेशियो आपका 2:1 हो गया। क्रॉस गुणा कर सकते हैं ऐसे भी, तो 5x - 1000 बराबर आप इसको 6x - 2 × 1600 कर सकते हैं, हाँ। इसको उधर कर दे तो x हो जाएगा, इसको इधर लाएं तो 600 हो जाएगा। तो x का मान अगर 600 हो गया तो क्या पूछा है, युद्ध के बाद टैंक 6 पंचे 3000 था, 3000 में से 1000 निकलेगा, 2000 इसका राइट सोल्यूशन आ जाएगा। भाई अगर हमने कहा x का मान 6 आया, 6 पंचे 3000 कर दो, 3000 टैंक पहले था, अब टैंक में 1000 नष्ट हो जाता है तो 2000 टैंक अपने पास बचते हैं। और करने का एक तरीका और समझिए, क्रिस क्रॉस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप 2 जीरो खत्म कर दें, मतलब मैंने 100 से भाग की, अभी बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 का गुणा 5 से करो 5 हो गया, 2 का 3 से करे 6 हो गया, 1 का गुणा आप 10 से करो 10 हो गया, 2 का गुणा 8 से करो 16 हो गया। इन दोनों के बीच भाई देखो दोनों ही खत्म हुए हैं, इन दोनों के बीच अंतर है 1 का और इन दोनों के बीच अंतर है 6 का। करेक्ट है, 1 बराबर आपका क्या होगा 6। अब आपको यही ध्यान देना होगा कि डायरेक्ट इसमें नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 6 को 5 से गुणा करो, पहले हमारे पास कितने टैंक थे, 6 पंचे 30, मतलब 30 थे और 30 का 100 से गुणा कर दीजिए क्योंकि 100 से काटा था, 3000 हो गया। 3000 में भैया 1000 घटा दीजिए तो आपको पता चल गया ना, 2000 टैंक हमारे पास अभी अवेलेबल है, अभी बचे हुए हैं। सवाल नंबर आपका 9 होता है, राइट सोल्यूशन आपका 2000 करेक्ट आंसर बन जाता है।
अगला क्वेश्चन, ए एक काम का 1/3 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी उसी काम के 3/5 भाग को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिनों में पूर्ण किया। इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेला कितने दिनों में पूर्ण कर लेगा? मैं तो आराम से कर सकते हो। ये जो है किसी काम का 1/3 भाग, हाँ 1/3 भाग अगर 10 दिन में करता है तो गारंटी ले लीजिए ए करेगा पूरे काम को 30 दिन में। ठीक, बी की तरफ चले आइए। बी उसी काम के 3/5 भाग को, बी उसी काम के 3/5 भाग को 24 दिन में करता है, तो बी करेगा पूरे काम को 3×8 = 3×8 = 8×5 = 40 दिनों में। करेक्ट है। ए करता है पूरे काम को 30 दिनों में, बी करता है पूरे काम को 40 दिनों में। इस हिसाब से टोटल वर्क हो गया 120। करेक्ट। इस हिसाब से अगर ए की क्षमता देखा जाए तो 4 है और बी की क्षमता देखा जाए तो 3 है, तो दोनों की क्षमताएं 4 और 3 की है। सवाल कहता है कि दोनों ने मिलकर शुरू किया, दोनों ने अर्थात उन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो 4 3 7 की क्षमता से 10 दिन में उन्होंने 70 काम कर डाला, 70 कार्य कर डाला। तो शेष काम आप खुद समझ गए होंगे कितना बचा होगा, 70 निकाल दीजिए इसमें से, 50 कार्य बचा था। सवाल कहता है कि बचे काम को सी ने अकेले 15 दिनों में किया। 50 काम दरअसल है क्या बताइए? 50 काम है 50/120। दरअसल ये 5/12 काम है। 5/12 काम को वह करता है 15 दिनों में। ठीक है, 5/12 काम को करता है 15 दिनों में। हमको करवाना है 2/3 काम, तो 2/3 काम वह कितने दिनों में कर पाएगा? सुनिएगा, 5 से इसको करिए, 5 × 5 = 25, 12 × 5 = 60, 60 कर दिया। 60 को 2/3 से मल्टीप्लाई करें, 3 20 में 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। 40 दिनों में वह पूरे काम, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, 2/3 काम को करना है ना। तो जैसे मैंने कहा कि 5/12 काम को करता है 15 दिनों में, तो ये देखिए मैंने यहाँ मिस्टेक लिखा था, 5 × 5 = 15 होता है, 5 × 15, अर्थात पूरे काम को कर पाएगा 36 दिनों में पूरा काम। लेकिन काम अपने पास कितना? 2/3 है, 3 से हमने भाग कर 2/3 3 से गुणा किया, 2/3 से गुणा किया, 12 हो गया, 12 दूना कितना होता है? 24 दिनों में कार्य को समाप्त कर पाएगा। जो 2/3 हिस्सा है उसको 24 दिनों में, तो 24 दिन इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो कि आपको 10वें सवाल में देखने को मिल रहा है। ये देखिए 11वां नंबर देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। क्या क्वेश्चन कहता है? यम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है 4x + √x/6 है प्लस आपका m²/4 है। एक आदर्श वर्ग का मतलब होता है पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है? जो किसी भी नंबर का या स्टेटमेंट का वर्ग है। जैसे अगर a + b का होल वर्ग कर दें तो आपको पता है a² + 2ab + b² होगा। अब a + b का जो होल वर्ग है पूर्ण वर्ग है, जैसे 4 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, 36 पूर्ण वर्ग है, उसी प्रकार से a + b का होल वर्ग, क्योंकि a + b को 2 बार गुणा किया गया तो पूर्ण वर्ग है। हम इसको समझ गए कि यह a वर्ग है, इसको समझ गए यह b वर्ग है, इसको समझना यह 2ab है। तो हम इसको आइडेंटिफाई करें एक दूसरे के साथ, देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं। a² = 4x, सही है। तो a बराबर कितना हो जाएगा बताइए? a बराबर हो जाएगा √4x। और भाई रूट का वर्गमूल, भाई 4 का वर्गमूल तो सबको पता है कि 2 होता है, हम लिख देते 2√x कर देते हैं इसको। इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं? b² = m²/4। ठीक है, तो b बराबर √m²/4। b बराबर क्या हो जाएगा? m/2। यहां पर लाइए, इसको समझिए, लिखिए 2ab बराबर, हम लोग a की जगह पर और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 2ab बराबर आपने लिखा √x/ कितना है? 6 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट उसी तरह से कर रहे हैं। तो 2 गुणे a की जगह पर हम लिखेंगे 2√x और हम b की जगह लिखेंगे m/2 बराबर आपका √x/ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम लोग को m का ही मान निकालना है। आइए ट्राई करते, देखिए कैसे होगा। √x से खत्म हो जाएगा, 2 से खत्म हो जाएगा, बचेगा m, और m के लिए आपको यहाँ पर 1/6 था, 2 और लाना पड़ेगा, 2 लाते ही 1 बटे कितना होगा? 12। 1/12 इसका राइट सोल्यूशन होगा, बी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। एकदम सवाल क्लियर है और सही इसका तरीका जो मैंने आपको बता दिया। 1/12 11वें सवाल का आंसर है। किसी तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ने पर, कोई तार था जिसको जब मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, समबाहु त्रिभुज बनाया, ये देखिए सभी भुजाएं क्या कर दिया? बराबर। ठीक है, और उसको मोड़ने पर 121 √3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरा जा सकता है। जो इसका एरिया डेवलप हो रहा है वो एरिया कितना है? 121 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में पुनः मोड़ा जाता है, एक सर्कल बनाया जाता है, सर्कल का सेंटर है, उसकी रेडियस है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अब इसका जो एरिया होगा बताएं कितना होगा? एरिया जो होगा
वह √3/4 a वर्ग होगा। ठीक है, अब इसका मान कितना है बताएं, यहाँ पर एरिया कितना 121 √3 है। यहाँ पर इसको √3 को √3 से खत्म करिए तो a² बराबर 121 गुणे 1 4 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 121 का वर्गमूल 11 होगा, 4 का 2 होगा, तो a बराबर कितना होगा 22 होगा, अर्थात प्रत्येक भुजाएं 22 हो गई। अब इसी को ला करके मैंने सर्कल बनाया। जब भी कोई लेंथ तार ऐसा जो फ्लेक्सिबल होता है जिसको किसी भी शेप में रख सकते हो, आप उसी को लेकर के दूसरे शेप का कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो दोनों के परिमाप हमेशा बराबर होते हैं। और यहां पर तो परिमाप होगा क्योंकि परिमाप यहाँ पर 3 गुणे ए होगा, अर्थात 3 गुणे आप 22 लिख सकते हैं, 3 गुणे 22 लिख दीजिए, 66 लिख सकते हैं। बट यही चीज यहाँ आकर सरकमफेरेंस अर्थात परिधि हो जाएगी। और मुझे इस जो हमारे पास ये सर्कल बन रहा है इसका त्रिज्या ही निकालना भी है, देखिए रेडियस फाइंड करना है। परिधि होती 2πr, मतलब उसी तार को जो आपने त्रिभुज के रूप में मोड़ के रखा था उसी को आपको वृत्त के रूप में मोड़ना है। तो 2πr बराबर कितना हो गया 66, जो हाँ उसका परिमाप था। 2 गुणे 22/7 कर दें, गुणे आप आर कर दें, बराबर 66 है, 22 तिया 66 है, 7 त्रिक 21/2 है, आर बराबर 10.5 है। ठीक है, आर बराबर 10.5 है, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर है, 12वां डन होता है। 13वें पर आइए, यक्स के किस मान के लिए 211 के बाद यक्स है, एक पूर्णवर्ग हो जाएगा 2 1 1, अब इसके बाद यहाँ यक्स है तो यक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूं, सुनते चलिएगा। किसी संख्या के अंत में 4, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 पुट किया, देखो 5 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता समझ लीजिएगा। अगर यहाँ 5 होगा तो इसके दहाई पर एक केवल 2 होना चाहिए था, तो इसलिए 5 को दिमाग से निकाल दीजिएगा। 6 की बात करें, 6 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6 के रखने पर 2 1 2 1 6 हो जाएगा, ये सही है। एक काम और कर सकते हैं बहुत ही इजीली, उसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम ऐसी संख्या जो 2000 के आसपास है उसका पूर्ण वर्ग, मतलब उसका जैसे होता नहीं परफेक्ट स्क्वायर के रूप में सोच लें। जैसे हम आपको बता दें कि 40 का होता है, 42 का आप सोच सकते हैं, 43 का सोच सकते हैं। आपको मैं बता दूं 45 का अगर आप वर्ग कर लो ना तो 45 का वर्ग कितना होता है पता है, 45 का वर्ग 25 हो गया और 4 पंचे 20, 2025 हो गया। तो 2025 है तो इसका मतलब अब इसके ऊपर ही तो जा रहे हैं हम लोग भाई, 2100 के बाद है ना। तो आपको जैसे अंत में क्या सोचना है इसको ध्यान देना है। जैसे अंत में का मतलब ये होता है कि भाई इसके ऊपर 46 होगा तो 46 का मतलब अंत में 6 हो सकता है, इसके ऊपर 47 हो सकता है, अंत में 9 हो सकता है। 7 का वर्ग क्या होता है 9 देता है अंत में, 6 का वर्ग 6 देता है। और इसके अंत में अगर इसके बाद और आगे थोड़ा सा बढ़ो, जैसे इतना लंबा तो जाएगा नहीं, या तो हमने कहा जैसे 6 आएगा भाई, 4 के लिए तब होता है जैसे 8 8 64 तब हो सकता था। यही चीज हमको निर्धारित करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको ट्राई करिए। और एक चीज और सोच सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी दिमाग में रख सकते हैं, जैसे हम फैक्टर्स भी बना के सोच सकते हैं। हमको इसको प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से अपनी वर्डिंग, क्योंकि देखो 5 को तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन 5 के बाद की बातें हम सोचेंगे। लेकिन जितना हमारा पूर्ण वर्ग पे कमांड होगा उतना ही बेहतर हम सोच पाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो जैसे मान लो आपने सोचा 46 सोचा और इसका वर्ग कर डाला। देखो ये वर्ग करना भी बहुत आसान होता है, 6 चार के 36 होता है, 6 चौके 24, 24 24 कितना होता है 48 होता है, और 4 चौके कितना होता है 16 होता है। ये आपका मतलब देखते हैं, यहाँ पर 6 हो गया, 48 3 51 1 हुआ, और 1 का मतलब देखो 48 सॉरी यहाँ पर 6 हुआ, 8 3 11 1 हुआ, 8 3 कितना होता है 11 मतलब 1, और 1 4 5, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे सोचते हैं, और 16 5 21, मतलब कुल मिला के 6 हुआ। यहाँ पर हमने 3 जोड़ा 48 51 1 हासिल 5 हुआ, 16 5 21, तो 16 तब हो गया जब हमने अंत में क्या रख दिया 6 रख दिया। तो इस हिसाब से x का मान कितना हो जाएगा 6, राइट सोल्यूशन आपका 6 होगा, कन्फर्म आप लोग लिख सकते हैं, तो आपका डन होता है। अब ये भी बहुत देखिए, अंगड़ती माध्य अर्थात दरअसल माध्य का तो बहुत पूछा गया। माध्य का मतलब होता है क्या, माध्य का मतलब होता है औसत की तरह है योग बटा संख्या। आप भी सोचो कि कितना योग होगा, मेरे पास क्या नंबर है 3 की पावर 30 है, 3 की पावर 60 है, 3 की पावर 90 है, 3 संख्याएं हैं, तीनों को जोड़कर संख्या से भाग कर दो। अगर संख्या से भाग करो संख्या कितनी है 3 है, तो एक काम करिए 3 की पावर, जैसे इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं बताएं, 3 की पावर 30 कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा 1, 3 की पावर 30, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा बताएं 3 की पावर 60। भाई सबसे भाई हम भाग कर रहे हैं ना इससे, मतलब एक प्रकार से 3 की पावर 30 हमने कॉमन कर लिया ना, कॉमन करती स्थिति हमारे सामने आ गई। या हम कह रहे हैं ये सब भी ना करते तामझाम, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसको भी दिमाग में आप रख सकते थे। कैसे, जैसे अगर इतना ना सोचे, जैसे हम यहाँ पर सोच रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि 3 की पावर 1 है, और एक चीज और दिमाग में रखो, जैसे अगर कभी a प्लस बी है, इसको अगर यक्स भाग करेगा तो a को यक्स भाग करेगा और b को भी यक्स भाग करेगा, तो यहाँ पर 3 सबको भाग करेगा, इसको भाग करेगा तो 3 की पावर, भाई हमने पढ़ा है कि a की पावर अगर m है डिवाइड बाई a की पावर n है, a की पावर m माइनस n हो जाता है, सही है।
तो 3 की पावर अगर 1 घटेगा 3 की पावर 29 हो जाएगा, 3 की पावर 59 हो जाएगा, 3 की पावर आपका 89 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर डायरेक्टली 3 की पावर 29, 3 की पावर 59, 3 की पावर 81, बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं, सवाल का करेक्ट हल है। अगले पर आए, एक शंकु का आयतन आपको दिया है, एक शंकु का आयतन दिया है, शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन दिया है, शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की त्रिज्या अक्सर पूछ रहा है सवाल, आप इस तरह से सवालों को ध्यान में रखिए। ये देखिए शंकु है, ये क्या है, शंकु है, इस शंकु का सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। अब सुनो क्या क्या मेंशन किया है, इसने कहा शंकु का आयतन 3234 है और इसका जो ऊंचाई है 7 है, रेडियस पूछ रहा है, आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना, यस। तो हम लोग आयतन की जगह लिखते हैं 3234 बराबर 1/3 पाई की जगह पर 22/7 गुणे आर स्क्वायर, मतलब आर नहीं पता हम लोग को, और एच की जगह पर हमने लिखा 7, 7 7 से ऐसे ही खत्म हो गया। और ट्राई देखिए करते हैं कैंसिलेशन का, जैसे 11 दूना 22, 11 दूना 22 होता है 10, 3 11 9 99, एक सेकंड, हाँ 11 9 99, 11 चौके 44। अभी 2 से और काट सकते थे इसको हम लोग, 2 1 के 2 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 सते 14 और 147 गुणे 3 करिए, आर स्क्वायर बराबर 147 गुणे कितना कर दिया, 3 कर दिया। 147 का मतलब होता है 7 दूना 14 और 7 21, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 है। फिर से एक बार कर लीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 3 कर दीजिए, 3 का अब वर्गमूल तो करना ही पड़ेगा, आर का मान निकालेंगे, 3 का एक टर्म निकलेगा, 7 का एक निकलेगा, 7 गुणे 3 कितना होता है, 21, 21 सेंटीमीटर इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, सी ऑप्शन 15 डन होता है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, सभी लोग कंफर्म करिए, और आई होप समझ में सबको आ भी रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे, और इतने ही सवालों को आज हम एक सिलेक्टेड सेगमेंट मान रहे हैं। विश्वास मानिए ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी सवालों को बड़ी ध्यान से रिवाइज करिए, तैयार करिए, इस और ये सब आपको कनेक्ट करेंगे एग्जाम हॉल में। तो मैं आज का सेशन एंड करता हूँ, सेशन कैसा लगा कंफर्म जरूर करिएगा, और आगे भी इसी तरह से लगे रहिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।